आप सभी का हमारे चैनल परुजल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स अबाउट वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम। ये ऑप्शन रॉन्ग है। वेरिएबल आपका मेन पार्ट के बाद विच मीन्स जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और जब हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसके तुरंत बाद आपको उसको वेरिएबल जो है आपको जो आपको विद इन प्रोग्राम या फंक्शन आपको यूज़ करने हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। वी कैन इनिशियलाइज इट इन एनी वेयर विद इन अ प्रोग्राम बट डिक्लेयर ऑन या आफ्टर मेन फंक्शन ओनली। और आपके बाकी ऑप्शन है जो द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है अ वेरिएबल कैन ओनली होल्ड वैल्यूज़ परमिटेड बाय इट्स डाटा टाइप, ये ऑप्शन भी सही है। जो उसका डाटा टाइप परमिट करेगा वैल्यू वही उसी टाइप की वैल्यू वो होल्ड करेगा। इंटीजर है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, फ्लोट टाइप की नहीं करेगा। अगर आप इंट लिखते हो और आप लिख रहे हो फिर 7.5 ये नहीं सपोर्ट करेगा उस केस में। तो ये चीज़ का भी ध्यान, ये सब सी के कॉन्सेप्ट है। हम इन सी के बारे में डिटेल में वीडियोज़ लेक्चर पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड साइमल्टेनियसली, ये ऑप्शन भी सही है। अब ये कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डिक्लेयर के साथ साथ इसको इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो उसको बाद में भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। और एक बार इनिशियलाइज़ करने के बाद विद इन अ फंक्शन आप उसको री इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, if the size of data type in C implementation is 2 byte, then what is the maximum value that can then कहाँ पहुँचे थे हम, if the size of short data type in C implementation is 2 byte, then what is the maximum value that can be stored in a variable with this data type। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आप अगर बात की जाए शॉर्ट की, अगर बात की जाए इंट की, अगर बात की जाए साइंड शॉर्ट की, या बात की जाए साइंड इंट की, तो इसकी वैल्यू वेरी करती है -327682 प्लस 32767 तक। तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से क्या होगा, सी ऑप्शन। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन बी है 65,536, बाकी डी ऑप्शन है 32,768, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑप्शन। तो ये ऑप्शन तो कहीं होता ही नहीं है, पर जो बाकी जो टाइप होते हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या होते हैं, और किस अदर जो टाइप्स हैं डाटा टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपके कैर, साइंड कैर, या मेमोरी साइजिंग का दोनों का 1 बाइट होता है। रेंज आपकी -128 प्लस 227 दोनों की। बात आ गई अनसाइंड की, मीन्स साइंड फंक्शन मीन्स प्लस माइनस आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी उस केस में। जब अनसाइंड की बात आ गई तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। मेमोरी साइज 1 बाइट और वैल्यू आपकी 0 to 255। हाँ, एक और टेक्निकल पॉइंट आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे आप देख लो 128 प्लस 127 कितना होता है, आप इसको करके देखिएगा 255 आएगा। तो यहाँ से आप एक ट्रिक के जो आप दिमाग में सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगला है शॉर्ट आपका 2 बाइट मेमोरी साइज करता है, और आपकी रेंज -327682 32767। ये शॉर्ट हो गया, साइंड शॉर्ट हो गया, अनसाइंड शॉर्ट हो गया, सॉरी इंट हो गया, और साइंड इंट हो गया। इनकी वैल्यू आपकी -327682 प्लस 32767 तक ही होगी, और 2 बाइट एलोकेट ये मेमोरी करेगा। पर जहाँ बात आती है अनसाइंड इंट की, तो आपकी 0 to 65,535 या 62535। आप इसमें भी, इस केस में भी आप करके देख सकते हो। 32,768 प्लस 32,767 को प्लस करके देखिएगा, आपका 65,535 ही आएगा। अगला आपका है जो अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट हो गया, अनसाइंड शॉर्ट हो गया, दोनों आपका कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 0 to 65,000, सॉरी मेमोरी साइज 2 बाइट एलोकेट कर रहा है, और रेंज आपकी 0 to 65,535। वैसे ही आपका शॉर्ट इंट की बात आ गई, तो सेम साइज़ जो इंट का था जो शॉर्ट का था, ठीक है। साइंड शॉर्ट इंट की बात आ गई तो सेम साइज़ 2 बाइट, और सेम रेंज होगी आपकी जो शॉर्ट की थी इंट की थी, ठीक है। साइंड शॉर्ट की थी, साइंड इंट की थी, वही आपकी वही आपकी साइंड शॉर्ट इंट की भी होगी। अगला है आपका अनसाइंड शॉर्ट इंट, साइज़ आपका 2 बाइट, और वही आपकी मेमोरी
जो अनसाइंड इंट की है, सिंपल साइन अनसाइंड इंट की है वही आपकी अनसाइंड शॉर्ट इंट की भी होगी। 02 65,535। अगला आपका लॉन्ग इंट 4 बाइट मेमोरी साइज़, ये आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। लॉन्ग इंट आपका 4 बाइट मेमोरी साइज़ एलोकेट कर सकता है और आपका साइज़ जो इसमें होगा वो होगा रेंज जो होगी वो होगी -214748362482 2147483647। वैसी साइंड लॉन्ग इंट की भी सेम होगी जो लॉन्ग इंट की है। अनसाइंड लॉन्ग इंट की बात आ गई तो मेमोरी साइज सेम होगी और रेंज आपकी 024294967295 ये आपकी रेंज रहेगी। फ्लोट की 4 बाइट रेंज इसमें है नहीं कोई स्पेसिफिक। ये वैसे भी 32 और 64 बिट आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का होता है उस पर डिपेंड करता है। ये हम 32 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से हमें डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हमने मेमोरी साइज़ और रेंज हमने डिस्कस की है 32 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे आपका डबल का 8 बाइट आपकी मेमोरी एलोकेशन होती है। लॉन्ग डबल की आपकी 10 बाइट आपकी मेमोरी एलोकेशन होती है। व्हाट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर 1101011? तो इसको कैसे हम करेंगे, आप इसको पहले आपने किया भी होगा अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी या कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर आपने अगर डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा तो इसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, 1 को 0 और 0 को 1 कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या दिया है 110 1011। तो हम क्या कर देंगे 1 को 0 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे, 0 ठीक है 1 को 0 कर देंगे। तो क्या हो गया 00101000। ये आपका क्या निकल गया, ये क्या निकल गया वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया ये। अब बात कर रहे हैं टू कॉम्प्लीमेंट्स की। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है +1 करना है। ठीक है +1 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास फाइनल क्या आएगा तो आपके पास फाइनल आएगा 1 0 1 0 1 0 1 टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है जी, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वही जो आप आज तक फॉलो करते आए हैं, 2⁻0 × 1 पहले के लिए प्लस 2⁻1 × 0। ठीक है वैसे सबके लिए करेंगे, फॉलो ऑन सेम फॉलो करेंगे। तो आपका क्या आएगा, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 16 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 क्या हो गया 1 1 × 1 1। या आपके पास 16 + 4 20 + 1 21। क्या आ गया आपके पास 21 आ गया। लेकिन अगर आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा, आप दोबारा नोट करिएगा, अगर आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा तो आपका जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया था बाइनरी में वो हमने इस तरीके से लिखा था 0 0 1 0 1 0 1। इसमें जो ये वाली बिट है इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या फिर साइंड बिट। इसको क्या बोलते हैं साइंड बिट, विच मीन्स ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन रिप्रेजेंट करेगा। आपका नंबर नेगेटिव है, आपका नंबर पॉजिटिव है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा इसको समझ लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 0 है तो वैल्यू नेगेटिव है, अगर 1 है आपका MSB में तो वैल्यू क्या है पॉजिटिव है MSB में, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, या इसको हम साइन बिट भी बोलते हैं। तो हमारे केस में क्या था 0 0 1 0 1 0 1। इसमें MSB में क्या था 0 0 मीन्स नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यू क्या होगी माइनस, और आपका जो आगे डेसिमल कन्वर्ट किया वो क्या होगा 21। समझ में आई बात, कहने का मकसद ये है -21 फाइनल आंसर होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट इन IEEE
पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा, जो आपका मेंटिसा पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 23। इसका राइट आंसर क्या होगा? 23। प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम सिंगल प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, विच मीन्स सिंगल प्रिसीजन में बेस क्या होगा आपका? बेस क्या होगा? बेस होगा 2, ठीक है। साइन, साइन के लिए क्या होगा? 1 बिट एलोकेट होगा। एक्सपोनेंट के लिए, एक्सपोनेंट पार्ट के लिए क्या यूज़ होगा? एक्सपोनेंट पार्ट के लिए कितने बिट यूज़ होंगे? 8 बिट यूज़ होंगे। अब बात आ गई सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट के लिए कितने बिट? 23, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23। आप मेरे को, आपके क्वेश्चन में यही तो पूछा है, IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन, सिंगल प्रिसीजन प्रेजेंटेशन में फ्रैक्शनल पार्ट में कितने बिट यूज़ होते हैं? तो फ्रैक्शनल पार्ट बोले या सिग्निफिकेंट पार्ट बोले, तो या फिर आपको उसको आफ्टर पॉइंट, जैसे एक वैल्यू है, जैसे एक वैल्यू है 7.56, तो ये कहाँ तक आप लिख सकते हैं? 23 तक आप इसको लिख सकते हैं, 23 डिजिट तक आप इसको लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज़ ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ कौन सी जनरेशन में हुआ? ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 3rd जनरेशन में। अब क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि 3rd जनरेशन में अगर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों यूज़ हुए, तो 2nd जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, 1st जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, ठीक है। तो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी या सी से पहले की बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रेन पढ़ी हो, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि फर्स्ट जनरेशन में हम कोड जो लिखते थे, कोड जो हम मेक करते थे, क्रिएट करते थे, डिज़ाइन करते थे, उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अब जब मशीन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ डज नॉट नीड, दोनों की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अब बात आ गई सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में हमने जो कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया काफ़ी हद तक, और काफ़ी कोड उसमें भी मशीन लैंग्वेज में ही लिखा जाता था। तो असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली कोड को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? असेंबलर। अब ये हो गई बात असेंबली लैंग्वेज की, और या जहाँ पे हम असेंबलर यूज़ करते हैं, और थर्ड जनरेशन में जो हम असेंबलर एंड इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर यूज़ करते हैं, कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम ही काम कर रहे, कंपाइल ही कर रहे प्रोग्राम को, तो डिफरेंस क्या है? तो इंटरप्रेट क्या करता है? इंटरप्रेट लास्ट ट्रांसलेट जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम। एक टाइम में इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा सिंगल लाइन ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, जबकि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर स्कैन करता है एंटायर प्रोग्राम को, एंटायर प्रोग्राम को स्कैन करेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा होल प्रोग्राम को इनटू अ मशीन कोड। ये एक मेजर डिफरेंस है, बाकी और भी डिफरेंस है, पर ये एक मेजर डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग? ये क्वेश्चन स्क्रैप हुआ है, पर फिर भी इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था, सी ऑप्शन दिया गया था, काफ़ी हद तक मिलता था, पर कॉन्फ़िगरेशन की जगह कंट्रोल दे दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से स्क्रैप कर दिया इन्होंने, बोर्ड वालों ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। अगर और ऑप्शन की बात करें तो वायरलेस फाइबर, वायरलेस इन फिक्स्ड इंटीरियर, वायर्ड फाइबर, ये टाइप है। टाइप मीन्स फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस फाइबर ऑप्टिक्स, कुछ तो इन नॉन विदाउट सेंस पॉइंट है कुछ तो, जो कि सही ऑप्शन है ही नहीं किसी हिसाब से।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होती क्या है। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अच्छा, विच ये क्या क्या प्रोवाइड करती है आपकी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल? तो ये सबनेट मास्क, राउटर एड्रेस, डीएनएस एड्रेस, डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम एड्रेस, वेंडर क्लास आइडेंटिफायर, ये सारे काम। DHCP is based on client server model and based on discovery, offers, request and acknowledgement. अब आपको ये पता होना चाहिए कि DHCP का पोर्ट नंबर फॉर सर्वर क्या होता है या फॉर क्लाइंट क्या होता है। तो DHCP का पोर्ट नंबर सर्वर के लिए 67 है, अगर क्लाइंट की बात करें तो 68 है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे। और भी इसमें फर्दर काफ़ी कुछ है, लेकिन हम ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। A DAS is a part of operating system that handles core functions like CPU scheduling and memory management। तो ये सारे काम कर्नल्स के द्वारा होते हैं। ये सारे काम कर्नल के द्वारा होते हैं। बाकी डिवाइस ड्राइवर आपका क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जो पर्टिकुलर, मान लो आपको कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना, तो उसका एक अलग ड्राइवर होगा। ठीक है, आपको एक, मान लो आपको प्रिंटर अटैच करना है सिस्टम के साथ, तो उसके अलग ग्राफिक ड्राइवर्स होंगे। तो आप डिवाइस ड्राइवर को इस तरीके से समझ सकते हैं। शेल शेल अगर आपको आइडिया होगा, अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ किया होगा, तो वहाँ पे अगर जो एक कमांड प्रॉम्प्ट की जो स्क्रीन है उसको हम शेल बोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट की जो स्क्रीन है उसको हम शेल बोलते हैं। और की सेमाफोर क्या होते हैं? सेमाफोर इज बेसिकली एन इंटीजर वेरिएबल दैट इज शेयर्ड बिटवीन थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स होते हैं आपके, मान लो एक बड़ा प्रोग्राम है, उसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी, मल्टीपल फंक्शंस हैं दैट परफॉर्म मल्टीपल टास्क। जो आपका एक प्रोग्राम के अंदर एक सिंगल मॉडल, एक सिंगल फंक्शन जो एक का टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको हम थ्रेड बोलते हैं। दिस वेरिएबल इज यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जो सेमाफोर है, जिसको हम एक इंटीजर वेरिएबल बोल रहे हैं, वो हेल्प करता है टू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम and to achieve process synchronization in multiprocessing environment। अगला क्वेश्चन है, a scanner may have ADF to feed pages for scanning। what is the full form of ADF in this statement? तो ADF की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। आपने इसको, अगर आप कभी प्रिंट आउट कराने, पेज का प्रिंट आउट, मल्टीपल पेज आप कभी लेके गए होंगे प्रिंटर स्टेशनरी के पास, और आपने मल्टीपल पेज निकालने की अगर आपने रिक्वेस्ट की होगी, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे शॉपकीपर है, जो वहाँ पे काम कर रहा है, वो जो प्रिंटर है, प्रिंटर के ऊपर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी अटैच की होती है, जिसको हम ADF बोलते हैं। वो वहाँ पे सारे पेज रख देगा। कमांड देने के बाद वो एक एक पेज खुद स्कैन होता रहेगा, खुद उसकी प्रिंट होता रहेगा। आपको बार बार हर एक पेज को डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको डाल के स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। इस टीडियस टास्क से बचने के लिए ADF का जो इन्वेंशन हुई थी, जो एफर्ट्स है ह्यूमन बीइंग को उनको रिड्यूस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 मेगाबिट या मीबी बिट भी इसको हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, 2⁻20। अब ये 2⁻20 कैसे हो गया, इसको समझने की ज़रूरत है। वन मे वन मेगा 1 मेगाबिट, आप इसको मान के चलो 1 मेगाबिट इज इक्वल टू 1024 किलोबिट या किलो किलोबाइट। ठीक है, अब 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? तो 1024 इंटू 1024 बाइट्स किसके बराबर हुआ? 1 मेगाबाइट के। और 1024 इंटू 1024 अगर आपको सॉल्व करेंगे,
तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये कुछ इस तरीके से आपका सॉल्व करके आएगा, जो आपका किसकी इक्वल होगा, 2⁻20। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगी तो आप एट द टाइम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे विद इन अ टाइम पीरियड, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आप पूरे पेपर को ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। इसलिए आपको इनको पहले से ही आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ मेमोरी कैपेसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, गीगाबाइट। सबसे छोटी इनमें, इन जो ऑप्शन है अनदर ऑप्शन में सबसे छोटी कौन सा टाइप है, गीगाबाइट, जो सबसे छोटी मेमोरी होगी। उसके बाद टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म हिट एंड मिस इज एसोसिएटेड विद विच मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कैशे मेमोरी। हिट एंड मिस को थोड़ा समझें तो हिट का मतलब क्या है, हिट का मतलब क्या है, हिट का मतलब है कि आपकी जो आपने रिक्वेस्ट की वो क्या होगी, हिट होगी। मीन्स जो आपको मिल गई, कैशे मेमोरी से आपने कोई चीज़ें फैच करने की कोशिश की, आपको मिल गई। और मिस का मीन्स वो आपको नहीं मिली, कैशे मेमोरी से नहीं मिली, आपको जाना पड़ेगा हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क इसको फैच करना पड़ेगा। समझे। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स अ फ्यूजर असेंबली। तो फ्यूजर असेंबली कहाँ होती है, लेज़र प्रिंटर में होती है। फ्यूजर असेंबली कहाँ होती है, लेज़र प्रिंटर में होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। लेज़र प्रिंटर अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बाय यूजिंग डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। इसका राइट आंसर होगा कॉलेट। कॉलेट ऑप्शन को जब आप यूज़ करोगे, प्रिंटिंग अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, प्रिंटर विल प्रिंट मल्टीपल पेजेस, सेम कॉपी की, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ निकालने के लिए ही हम कॉलेट का यूज़ करते हैं। तभी वो नेक्स्ट पेज पे कॉपी, नेक्स्ट तभी वो उसी के, जब वो पहला जो आपका पेज है, पहला जो आपका पेज है, उसकी हर एक कॉपी जब निकाल देगा, जितनी भी आपको कॉपी चाहिए, उसके बाद ही वो प्रिंट करेगा नेक्स्ट कॉपी। ये इसका कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, द डेस्क प्रोवाइड्स अ मोबाइल यूजर विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइम सर्विसेज। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा GPS। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का यूज़ तो आज के टाइम में हर एक ही आदमी कर रहा है। ठीक है, आप भी इस बार इसको जानते होंगे, जीपीएस का यूज़ क्या है, यहाँ पे बताया भी है, पोजिशनिंग के लिए, नेविगेशन करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है एज। एज भी एक एनहांस्ड डाटा फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन, इसकी फुल फॉर्म है। और टॉप जीएसएम नेटवर्क इसका यूज़ करते हैं। जब आप नेटवर्किंग में ये वाली यूनिट पढ़ोगे तब आपको इसका ज़्यादा पता चल जाएगा। ब्लूटूथ का यूज़ हर कोई कर रहा है आज के टाइम में। जीपीआरएस एक जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। और ये जो सर्विस है, ये आपकी मोबाइल डाटा स्टैंडर्ड ऑन 2G एंड 3G सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होते थे, वहाँ ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। अगला क्वेश्चन है, इमेज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम द इमेज। तो क्रॉपिंग हम यूज़ करते हैं। क्रॉपिंग टेक्निक से हम क्या करते हैं, अनवांटेड एरिया जो है पेज का, अगर हमें रिमूव करना है तो क्रॉपिंग उसमें क्रॉपिंग का इस्तेमाल हम उसमें करते हैं। अगला अगला ऑप्शन है आपके पास स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब अगर आपको इमेज का किसी पार्ट को, अगर आपको खींच के उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसकी उसकी ओरिजिनल जो उसकी शक्ल है या ओरिजिनल उसकी जो क्वालिटी है, उसको अगर आपको चेंज करना, ओरिजिनल जो उसकी कंडीशन है उसको चेंज करना है, सिंपली आप ये समझ सकते हैं, तो आप उसको, तो आप ये एंड स्केलिंग की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं।
अब बात आ गई एंटी एलियासिंग की। एंटी एलियासिंग का यूज़ क्या है? एंटी एलियासिंग का यूज़ ये है, smoothing of jagged edges in a digital images by averaging the colors of the pixel at the boundary, which means आप एंटी अलियासिंग टेक्निक से मिनिमाइज कर सकते हैं डिस्टॉर्शन आर्टिफैक्ट्स को। अगर आप मानिए आपने एक लाइन खींची, किसी भी पेंट पे जाइए, एक लाइन खींची और आप उसको जूम करिए। जूम करने के बाद आपको पिक्सल, जैसे पिक्सल होते हैं ना, उसी साइज के आपको कॉर्नर कॉर्नर जैसे बने हुए दिखेंगे। उसी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी अलियासिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, और एलियासिंग उसका अपोजिट हो गया। अब अगला, अमेजोन वेब सर्विस इज एन क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस IaaS PaaS सॉल्यूशन। तो क्लाउड सर्विसेज यूज़ करता है AWS। अच्छा, यहाँ पे IaaS क्या है? IaaS की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। PaaS की फुल फॉर्म क्या है? PaaS, IaaS। और इसकी फुल फॉर्म हो गई आपकी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब? तो इसका राइट आंसर ब्लेंडर। ये तो सभी को ही पता होगा, इन डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप ये एडोब के आपके प्रोडक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज? तो डेनिस रिची।